हेलो स्टूडेंट, ईपीएस स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम 2014 के पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा किस कोश की अंगक में डीएनए होता है? तो इसमें ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो जो आपका लाइसोसोम है, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। इसमें पाचक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, लेकिन डीएनए नहीं होता है। तो लाइसोसोम जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन गलत है। फिर आपका ऑप्शन बी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या है? यानी गोल्गी काय का मुख्य कार्य प्रोटीनों का पैकिंग यानी प्रोटीनों को पैक करना है और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। इसमें अपना कोई डीएनए नहीं होता है। फिर आपका आ गया ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम में डीएनए नहीं होता है। यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। तो आपका जो ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके पास अपना खुद का वृत्ताकार डीएनए यानी सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इसी वजह से ये अपने आवश्यक प्रोटीन खुद बना सकता है। इसे कोशिका का अर्थ स्वायत्त अंग यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। जो पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए होता है। इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है? ऑप्शन ए उभय पट्टित एम्फीप्लेटॉन, ऑप्शन बी विषम गर्ती हेट्रोसिलस, ऑप्शन सी अग्रगर्ती प्रोसिलस, ऑप्शन डी उभय गर्ती एम्फीसिलस। तो जो आपका ऑप्शन डी है उभयगर्ती एम्फीसिलस, ये क्या होता है? इनमें सेंट्रम आगे और पीछे दोनों तरफ से अवतल यानी कॉन्केव होता है। इसका जो अवतल होता है वो कॉन्केव होता है। यह संरचना मुख्य रूप से मछलियों यानी फिशेस में देखने को मिलती है। फिर आपका ऑप्शन सी है अग्रगर्ती यानी प्रोसिलस। प्रोसिलस इनमें सेंट्रम आगे की तरफ से अवतल यानी कॉन्केव और पीछे की तरफ से उत्तल यानी कॉन्वेक्स होता है। इस प्रकार के कशेरुक यानी मेढक, एम्फेबियंस और अधिकांश सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। जो प्रोसिलस होते हैं वो रेप्टाइल और एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। फिर आपका आ गया ऑप्शन बी विषमगर्ती यानी हेट्रोसिलस। हेट्रोसिलस जो होता है, यह इस प्रकार के सेंट्रम का सिरा काठी के आकार यानी सैडल शेप का होता है। यह कशेरुक दंड का बहुत अधिक लचीलापन देता है। ये कशेरुक दंड को बहुत अधिक लचीला बनाता है और यह मुख्य रूप से पक्षियों यानी बर्ड के गर्दन में पाया जाता है। फिर आपका आ गया ऑप्शन ए उभय पट्टित यानी एम्फीप्लेटॉन। अब एम्फीप्लेटॉन क्या होता है? इनमें सेंट्रम के आगे यानी एंटीरियर और पश्च यानी पोस्टीरियर दोनों सिरे चपटे होते हैं। यह संरचना अत्यधिक दबाव और भार को सहने की क्षमता प्रदान करती है, जो स्तनधारियों यानी मनुष्य सहित इनके कशेरुक दंड की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो मैमल्स के वर्टिब्रेट का सेंट्रम जो होता है वो दोनों सिरों पर चपटा या समतल होता है। इस प्रकार के सेंट्रम को एम्फीप्लेटॉन यानी एसलस कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? ऑप्शन ए जल उद्ग्रहण यानी वाटर अपटेक, ऑप्शन बी पर्वों का लंबान,
ऑप्शन डी खनिज लवणों का उद्ग्रहण, ऑप्शन डी फल परक का विस्तारण। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है, इसमें जो आपका है ऑप्शन ए जल उद्ग्रहण, ये जो होता है, ये जल उद्ग्रहण जो होता है ये यानी वाटर अपटेक, प्रकाश की अनुपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की दर घट जाती है, जिससे जड़ें कम पानी सोखती हैं, इसलिए ये घटता है, बढ़ता नहीं है। फिर ऑप्शन सी जो है खनिज लवणों का उद्ग्रहण, यानी पानी का अवशोषण कम होने के कारण पौधे द्वारा खनिज लवणों का ग्रहण भी धीमा पड़ जाता है। फिर आपका है ऑप्शन डी पर्ण फलक का विस्तारण, इसमें क्या है, यानी लैमिना लीफ ब्लेड एक्सप्रेशन, यानी अंधकार में बढ़ने वाले पौधों की पत्तियां ठीक से विकसित नहीं हो पाती हैं, वे बहुत छोटी मुड़ी हुई और पीली या सफेद रंग की रह जाती हैं। पत्तियों का पूर्ण विस्तार केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव होता है। फिर आपका है ऑप्शन बी, जो आपका ऑप्शन बी है ये सही विकल्प है। ऑप्शन बी पर्वों का लंबान, जब इसमें क्या है, जब किसी पौधे को प्रकाश नहीं मिलता है तो वह प्रकाश की खोज में ऊपर की ओर बहुत तेजी से असामान्य रूप से लंबा होने लगता है। इस जैविक प्रक्रिया को वनस्पति विज्ञान में यानी बॉटनी में पेंडुरिता यानी इटियोलेशन कहा जाता है। इस अवस्था में पौधों का तना लंबा और पतला हो जाता है, क्योंकि कोशिका के अंतर पर्व यानी इंटरनोड अत्यधिक लंबे होते हैं। तो इसमें जो इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है कि प्रकाश के अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा, तो इसमें पर्वों का जो लंबान होता है वो जो है वो बढ़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है उसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है। इसमें ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी पेलाग्रा, ऑप्शन सी एस्कर्वी, ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो इसमें जो आपका है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो होता है वो बेरी बेरी। फिर इसमें जो आपका ऑप्शन ए है रिकेट्स, यह रोग बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिससे हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती हैं। ऑप्शन बी जो होता है वो पेलाग्रा, पेलाग्रा है, यह रोग विटामिन बी3 यानी नियासिन की कमी से होता है, जिनके कारण त्वचा रोग, दस्त और मानसिक भ्रम जैसी समस्याएं होती हैं। फिर आ गया आपका ऑप्शन सी एस्कर्वी, यह बीमारी विटामिन बी1 यानी थायमिन की कमी की वजह से होती है, जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करती है। फिर आपका जो सी ऑप्शन है एस्कर्वी, एस्कर्वी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड यानी वास्तव में विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरा में पाया जाता है। जो लोग अपने आहार में विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल की अच्छी मात्रा लेते हैं उन्हें विटामिन सी की कमी से होने वाला एस्कर्वी रोग नहीं होता है। इस रोग में मसूड़ों से खून आना और घाव जल्दी ना भरना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एस्कर्वी, कि जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला आहार अधिक लेते हैं तो उनको एस्कर्बिक डिजीज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है। ऑप्शन ए कर्णपल्लव पेशियां, ऑप्शन बी कर्णपल्लव, ऑप्शन सी क्षुद्रांत, ऑप्शन डी दांत। तो जो आपका ये ऑप्शन डी दांत होता है, यह भोजन को चबाने और काटने के लिए बेहद जरूरी अंग है। फिर जो आपका क्षुद्रांत ऑप्शन सी है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, यह छोटी आंत है, यह शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को सोखने का काम करता है। फिर आपका है ऑप्शन बी कर्णपल्लव,
कर्णपल्लव क्या है? यह कान का बाहरी दिखने वाला भाग है। यह पूरी तरह से अवशेषी नहीं है, क्योंकि यह ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके कान के अंदर भेजने का काम करता है। फिर आ गया आपका ऑप्शन ए, कर्णपल्लव पेशियां। तो ईयर मसल्स क्या हैं? हमारे पूर्वज जैसे बंदर और अन्य जानवर इन पेशियों की मदद से जो बाहर की आवाज आती थी उसको सुनने के लिए अपने कान को हिलाते थे, ताकि वे आवाज की दिशा का पता लगा सकें। मनुष्यों में अब यह क्षमता खत्म हो चुकी है, इसलिए यह एक अवशेषी अंग है। तो जो ऑप्शन ए है कर्णपल्लव, कर्णपल्लव जो है वो मनुष्य का अवशेषी अंग है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? ऑप्शन ए इकाइनोडर्म, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो जो आपका ये है ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा ये वास्तव में प्रगृहिक यानी सिलोमेट जंतु है, जिसमें विकसित देहगुहा पाई जाती है। फिर ऑप्शन बी एनेलिडा, एनेलिडा ये भी एक प्रगुहिक यानी सिलोमेट जंतु है। इनमें सबसे पहले वास्तविक सिलोम की शुरुआत देखी गई है, यानी सबसे पहले गुहा इसी में देखी गई थी। फिर ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो है ये एक प्रगृहिक यानी सिलोमेट जंतु, ये एक इनमें देहगुआ पाई जाती हैं जो रक्त से भरी होती हैं, जिसमें हीमोसिल भी पाया जाता है। फिर आपका जो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस ऐसे जंतु जिनके शरीर में आहार नाल यानी गट और शरीर के बाहरी दीवार के बीच कोई खाली स्थान या गुहा कैविटी नहीं पाई जाती, उन्हें अगुहिक कहा जाता है। इनका शरीर अंदर से पूरी तरह मेसेनकाइमा से भरा रहता है। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है ये फाइलम के, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के जंतु होते हैं जैसे प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म, ये त्रिस्तरीय यानी डिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद पूरी तरह से अगुहिक यानी एसिलोमेट होते हैं। इनका शरीर ऊपर से नीचे की तरफ चपटा यानी फ्लैट होता है। तो जितने इकाइनोडर्मेट, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा ये सब सिलोमेट एनिमल हैं, लेकिन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के एनिमल होते हैं ये एसिलोमेट होते हैं। तो जो ऑप्शन डी है कि निम्नलिखित में से कौन सा अगुहिक जंतु है, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन ए हिपैरिन, ऑप्शन बी कैरेटिन, ऑप्शन सी फाइब्राइना, ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। तो इसमें जो आपका एल्ब्यूमिन है ऑप्शन डी, इसका काम क्या है? यह एक गोलाकार यानी ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो मानव रक्त के प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और अंडे की सफेदी यानी एग व्हाइट में भी उपस्थित होता है। फिर आपका ऑप्शन सी फाइब्राइना, फाइब्राइना जो होता है फाइब्राइन, यह भी एक रेशेदार प्रोटीन है जो मुख्य रूप से रेशम यानी सिल्क के धागों और मकड़ी के जालों में पाया जाता है। फिर इसमें है ऑप्शन बी केराटिन, केराटिन क्या है? यह एक महत्वपूर्ण रेशेदार यानी फाइब्रस प्रोटीन है जो हमारे बालों, नाखूनों, सींगों और त्वचा की बाहरी परतों पे पाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है हिपैरिन, हिपैरिन जो होता है यह प्रोटीन नहीं है बल्कि एक पॉलीसैकेराइड है। यह ये ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस है। यह हमारे शरीर के मुख्य रूप से रक्त को थक्का बनने या जमने से रोकता है, इसलिए इसे एंटीकागुलेंट यानी प्रतिस्कंदन भी कहा जाता है। तो इसमें
कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो हिपैरिन जो है ये प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये एक पॉलीसैकेराइड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। ऑप्शन ए नाइट्राइट रिडक्टेज, ऑप्शन बी नाइट्रेट रिडक्टेज, ऑप्शन सी नाइट्रोजिनेज, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है नाइट्राइट रिडक्टेज, जो नाइट्राइट रिडक्टेज है यह एंजाइम पौधों की कोशिकाओं के भीतर नाइट्राइट को अमोनिया में रिड्यूस करने का काम करता है, न कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का। फिर आपका ऑप्शन बी नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज क्या है? यह एंजाइम पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषित किए गए नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने का काम करता है। फिर इसमें जो ऑप्शन डी है ये सभी, क्योंकि ये सभी है नहीं, क्योंकि ये जो ऑप्शन सी नाइट्रोजनेज है ये जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि नाइट्रोजनेज जो होता है ये फलीदार पौधों यानी लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में राइजोबियम नाम का सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। यह जीवाणु के पास नाइट्रोजनेज एंजाइम होते हैं जो वायुमंडलीय आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होता है। यह एंजाइम अत्यंत संवेदनशील होता है और केवल ऑक्सीजन रहित यानी एनारोबिक वातावरण में ही काम करता है। तो जो आपका ऑप्शन सी है नाइट्रोजनेस, ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन उतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म। तो इसमें जो ऑप्शन ए है शैवाल, एल्गी। एल्गी जो है ये थैलोफाइडा समूह के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इनमें संवहन उतक यानी वैस्कुलर टिश्यू पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर आया आपका ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा। इन्हें पादप जगत का उभयचर यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। इनमें बीजाणु तो बनते हैं लेकिन संवहन उतक यानी वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। फिर आपका ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इन्हें अनावृत बीजी पौधा कहा जाता है। इनमें संवहन उतक पाए जाते हैं लेकिन इनमें बीजों यानी सीड का निर्माण होता है, लेकिन इसके जो बीज होते हैं वो नग्न या बिना फल के होते हैं, इसलिए यह भी विकल्प जो है वो गलत है। तो आपका ऑप्शन सी जो टेरिडोफाइटा है यानी टेरिडोफाइट इस समूह के पौधों में बीजाणु यानी स्पोर बनते हैं और इनमें जल तथा भोजन के संवहन के लिए संवहन उतक यानी वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये पूरी तरह से विकसित होते हैं। हालांकि इनमें पुष्प, फ्लावर और बीज यानी सीड नहीं बनते हैं। इन्हें संवहनी अपुष्पोभिद यानी वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे फर्न और हॉर्सटेल, फर्न और हॉर्सटेल जो है ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है यानी टेरिडोफाइट जो होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगले सेशन में हम 2011 के पीवाईक्यू को कवर करेंगे। आज हम 2014 के पीवाईक्यू को कवर किए हैं।